डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में खनिज लवण के अंतर्गत दूसरा मुख्य खनिज लवण फास्फोरस के ऊपर आपको विस्तृत जानकारी देने जा रही हूँ। फास्फोरस शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम की भांति ही फास्फोरस का भी हमारे शरीर निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कैल्शियम के बाद शरीर में फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यह शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में प्रमुख रूप से उपस्थित होता है या विद्यमान होता है। मस्तिष्क एवं नाड़ी तंतु की कोशिकाओं के बहुगुणन के लिए फास्फोरस नितांत आवश्यक होता है। हमारे कुल शरीर भार का 1% जो भाग है वह फास्फोरस का बना हुआ होता है। कुल फास्फोरस का जो 80% भाग होता है वह कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, जिसके द्वारा हमारे अस्थियों एवं दांतों का निर्माण होता है। शेष जो 20% भाग बच गया है वह हमारे शरीर के कोमल ऊतकों एवं तरल पदार्थों में विद्यमान रहता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 400 से 700 ग्राम तक फास्फोरस उपस्थित होता है। अब हम बात करने जा रहे हूँ शरीर में फास्फोरस किन रूपों में उपस्थित होता है। शरीर में फास्फोरस दो रूप में उपस्थित होता है, एक होता है अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में और दूसरा होता है कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में। अस्थियों में अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में यह उपस्थित होता है, साथ में तरल पदार्थों में सोडियम और पोटेशियम फॉस्फेट के रूप में यह प्रेजेंट होता है। दूसरा है कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में। कार्बनिक फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस जो है हमारे शरीर में कई सारे महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ बनाता है, जो कि नीचे दिए गए हैं। इसमें से पहला है न्यूक्लियोप्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के साथ यह जुड़ता है और फॉस्फोन्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। ग्लिसरोफॉस्फेट जो है ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट के जुड़ने फास्फोरस के जुड़ने के कारण से बनता है। प्रोटीन के साथ जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन हुआ बच्चों, दूध के अंदर का प्रोटीन हो या अंडे के अंदर का प्रोटीन है, वह फास्फोरस के साथ जुड़ जाता है। कोएंजाइम के साथ वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का जब हमारे शरीर में उपापचय होता है तो कई सारे कोएंजाइम भाग लेते हैं और इन कोएंजाइम के निर्माण के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है। फॉस्फोलिपिड, जब भी लिपिड जो है फास्फोरस के साथ जुड़ेगा तो उसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रिएटिन फॉस्फेट। कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहां पर एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी जो है वह ऊर्जा का बड़ा रूप है, तो एडीपी से जब वह एटीपी में कन्वर्ट होता है उस समय पर फास्फोरस की आवश्यकता होती है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राई 3 अणु फॉस्फेट जो है उसके यूज आते हैं और एटीपी बनाता है। फिर है हेक्सोस फॉस्फेट। फास्फोरस कार्बोज के साथ मिलकर हेक्सोस फॉस्फेट बनाता है। अब हम बात कर रहे हैं फास्फोरस के प्राप्ति साधन पे कि फास्फोरस किन किन चीजों में उपस्थित होता है। दूध, अंडा, मांस, मछली, मुर्गी, आटा, तिल, जई का आटा, ये सभी चीजें फास्फोरस प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन होते हैं, यानी अच्छे साधन होते हैं। अनाज, दालें, सूखे मेवे, चुकंदर, बादाम आदि भी फास्फोरस प्राप्ति के अच्छे साधन होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी यह अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। वैसे यह कहा जाता है कि जिसमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में है या कैल्शियम अच्छी मात्रा में उपस्थित है उसके अंदर फास्फोरस उपस्थित होता है।
अब हम आते हैं फास्फोरस के कार्य पर। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कार्य होता है फास्फोरस का हमारे शरीर में हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करना। यह कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है और यह एक अघुलनशील लवण होता है। अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में यह कैल्शियम फॉस्फेट एक अहम भूमिका निभाता है। कैल्शियम फॉस्फेट दांतों में जमा रहता है जो इन्हें दृढ़ता, मजबूती, बल एवं स्थिरता प्रदान करने का कार्य करता है। फास्फोरस एवं कैल्शियम ये दोनों ही लवण हड्डियों के निर्माण में बराबर ही भूमिका निभाते हैं और इन दोनों ही लवणों का एक दूसरे के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। न तो कैल्शियम जो है वह अकेला होगा तो अस्थियों और दांतों का निर्माण कर सकता है और न ही फास्फोरस अगर अकेला होगा तो वो अस्थियों और दांतों का निर्माण कर सकता है। यानी दोनों आपस में जब मिलते हैं तो हमारे अस्थि कंकाल को एक मजबूती, बल, दृढ़ता, साथ में हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फास्फोरस के सेकंड फंक्शन की, जो कि है न्यूक्लियोप्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में। फास्फोरस न्यूक्लियोप्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में एक अति आवश्यक खनिज लवण होता है। यह जो फास्फोरस होता है यह हमारे जो जीव द्रव्य है जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उसके निर्माण में भूमिका निभाता है, या यूं कहते हैं कि फास्फोरस उसके अंदर उपस्थित होता है। और यही जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वह हमारे आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में फास्फोरस की जो भूमिका है वो काफी अहम होती है। जैसा कि अभी बताया था कि हमारे शरीर में ऊर्जा जो है एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होती है और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह एटीपी अगेन एडीपी में कन्वर्ट होता है। और यह जो मॉलिक्यूल्स है वो फास्फोरस के कारण इनका निर्माण होता है। एडीपी कम ऊर्जा अणु होता है, जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो एक फास्फोरस जुड़ता है वो एटीपी का निर्माण करता है जो कि उच्च ऊर्जा अणु है। और जब कभी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी अगेन एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और ऊर्जा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है अम्ल क्षार संतुलन में सहायक। फास्फोरस जो होता है हमारे शरीर का अम्ल क्षार संतुलन को नियमित बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि यह एक बफर की तरह कार्य करता है। बफर का मतलब होता है कि अगर एसिडिक मीडियम ज्यादा हो रहा है तो वो उसे रिएक्ट करेगा एल्कली बन के और उसको न्यूट्रलाइज करेगा या उसको सामान्य पर ले आएगा। और इसी कारण से हमारे रक्त का जो अम्ल क्षार संतुलन होता है या पीएच होता है वह सामान्य बनाए रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट है पौष्टिक तत्वों के परिवहन में सहायक। फास्फोरस जो होता है रक्त में फॉस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड अभी या पहले मैंने आपको बताया है कि यह फास्फोरस प्लस लिपिड के जुड़ने से बना हुआ होता है। यह जो फॉस्फोलिपिड होता है यह रक्त में जो है पौष्टिक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन की क्रिया में सहायक। फास्फोरस ऊर्जा उत्पादन की जो क्रियाएं होती है उसमें सक्रिय भूमिका निभाता है। जब कभी भी हम आहार नहीं ले पाते हैं, भले वो व्रत है, उपवास है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं या खाना लेट मिला है, उस समय पर ये जो फास्फोरस होता है हमने आपको पहले भी बताया है कि लीवर के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है और इसके लिए फास्फोरस जो है वो आवश्यक होता है। अब हम बात कर रहे हैं कोशिकाओं के विकास में सहायक। फास्फोरस जो होता है कोशिकाओं के निर्माण एवं विकास में आवश्यक होता है या अहम भूमिका निभाता है। कोशिकाओं के विकास के लिए फॉस्फोलिपिड की आवश्यकता होती है और यह जो फॉस्फोलिपिड है यह लेसिथिन सिफेलिन का निर्माण फास्फोरस के बिना नहीं हो सकता है।
कैल्शियम के शोषण को बढ़ाना या अवशोषण को बढ़ाना। फास्फोरस जो होता है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। अगर हमारे फूड में फास्फोरस की कमी हो जाएगी या अभाव होगा तो कैल्शियम का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। वयस्कों में कैल्शियम एवं फास्फोरस का जो अनुपात होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए और बच्चों में 1:1 माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की कमी के प्रभाव की। सामान्यतः जो है बच्चों, मानव के शरीर में या मनुष्य में फास्फोरस की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में जिनमें कि कैल्शियम और प्रोटीन उपस्थित होता है उनमें फास्फोरस भी पाया जाता है। परंतु जो लोग अम्ल का प्रयोग अधिक करते हैं तो उनके शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है, क्योंकि एसिड मीडियम जो होता है या अम्ल जो होते हैं फास्फोरस के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। फास्फोरस की कमी से कई सारे लक्षण देखने में आते हैं, जैसे कुछ हमने कैल्शियम डेफिशिएंसी में भी पढ़े हैं। बच्चों की वृद्धि रुक जाती है क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियों में कैल्सिफिकेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। पैरों की अस्थियां शारीरिक भार को सहन नहीं कर पाती और अस्थियां विकृत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम प्लस फास्फोरस जो है दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। कलाई व घुटने आदि के जोड़ पर हड्डियां बढ़ जाती है, हड्डियां कमजोर होकर टूटने लगती है, टूटी हुई हड्डियां आसानी से जुड़ नहीं पाती है, साथ में जोड़ों में तीव्र दर्द एवं पीड़ादायक ऐंठन होने लगती है, साथ में तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना बढ़ जाती है, मांसपेशियों का अनियंत्रित संकुचन होने लगता है। इसके अलावा व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, उसको थकावट ज्यादा होने लग जाती है। ये सारे जो कमी के प्रभाव आपने कैल्शियम डेफिशिएंसी में पढ़े हैं, वही सारे फास्फोरस की कमी के प्रभाव भी होते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि कैल्शियम प्लस फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट और वह बोन्स में कैल्सिफिकेशन की क्रिया करते हैं जो कि नहीं हो पाता है और उनकी कमी से होने वाले रोग देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता की। FAO या खाद्य कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, ICMR या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति के पोषण विशेषज्ञों ने फास्फोरस की जो दैनिक आवश्यकता है वो निर्धारित नहीं की हुई है, क्योंकि प्रायः फास्फोरस की कमी नहीं होती है। जिन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी प्रेजेंट होते हैं उन सभी में फास्फोरस भी पाया जाता है, इसलिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है एज सच नहीं दी गई है। केवल प्रपोर्शन या हम कह दें कि ये बताया गया है कि शिशु एवं बालक में कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो है वो 1:1 होना चाहिए। किशोरावस्था में भी ये रेशियो 1:1 होना चाहिए और वयस्क के अंदर ये रेशियो 1:2 होना चाहिए। पर मानव की जो स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे कि प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग मदर, उनमें वापस से कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो देखने में आता है वो 1:1 होना चाहिए। इसलिए इसकी कोई भी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस नहीं है जो कि यह बताए कि हमें कितना मिलीग्राम ऑफ फास्फोरस खाना चाहिए, क्योंकि इसका रीजन आपको बताया गया है कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी के जो सोर्सेस है वो सारे ही सोर्सेस फास्फोरस के भी सोर्सेस होते हैं, यानी इसकी दैनिक आवश्यकता जो है वह निर्धारित नहीं की गई है। कमी के प्रभाव भी हमने देखा वही है जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। फास्फोरस का जो संग्रह स्थल है हमारी बॉडी में वह भी अस्थियां और दांत ही हैं मुख्य रूप से, क्योंकि 80% उन्हीं में पाया जाता है और शेष जो 20% है वो कोशिकाओं में, कोमल उत्तकों में और तरल द्रव्यों में पाया जाता है। इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है फास्फोरस वह समाप्त होता है और इसके साथ हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट खनिज लवण है वह
समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।